पिछली 11 तारीख को नाला सोपारा जो है सहम गया जब एक पढ़ी लिखी लड़की ने जो है आत्महत्या कर ली। नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा कि जब 11 तारीख को एक पढ़ी लिखी लड़की जो प्रोफेशनल सीए थी और उसने बिना किसी को कुछ बताए आत्महत्या जैसा जो है कदम उठा लिया और अपनी जान गंवा दी। और इस बात से वहाँ के जो डोन लेन के रहवासी थे काफ़ी हैरत में थे कि आखिरकार ये लड़की ने आत्महत्या की तो क्यों की। उस बीच उनके परिवार के उनके भाई जो है उनका हमसे संपर्क होता है और उन्होंने जो अपने बहन के ससुराल पे जो आरोप लगाए हैं वो वाकई काफ़ी गंभीर है और उनके साथ में जो घटा है वो हम उनसे ही जानते हैं कि आखिरकार उनको कैसे लगा कि उनकी बहन की आत्महत्या नहीं है, कुछ और वजह है। सर, आप पहले तो ये मुझे बताइए कि आपकी बहन की जो शादी हुई थी वो ऑरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी, और आप लोगों ने जब शादी के वक्त कोई लेन देन किया था उनके परिवार, उन लड़के के परिवार के साथ में, और क्या वजह थी कि आपको ये लगता है कि आपकी बहन की आत्महत्या नहीं की, उनकी हत्या हुई है? जी, ये जो था मेरी बहन भारती चौहान की शादी जो है 21 मई 2021 को हुआ था। 21 नवंबर 2021 को हुआ था। और मेरी बहन की शादी जो है लगभग 2.5 साल पहले भारती चौहान का जो होता है श्री कमलेश जी से हुई थी। ये नाला सोपारा में रहते हैं। हम लोग जो है पूरे परिवार के साथ कांदिवली में रहते हैं। ये हमारे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से हुआ था, अरेंज मैरिज थी। ये जो सगाई होती है, सगाई होने के बाद जैसे लड़के लड़की आपस में बात करते हैं, सगाई के बाद से इनकी डिमांड चालू हो जाती है कि अच्छा मेरा लड़का मतलब कमाता है तो मतलब हमको दहेज चाहिए, 2 लाख रुपया डिमांड करते हैं। तो हम लोग उनको 2 लाख रुपया भी देते हैं। और ये शादी के बाद भी इनकी डिमांड रुकती नहीं है। और जो रीति रिवाज से जो भी सामान हमको देना है वो तो हमने दिया ही खुशीपूर्वक, लेकिन शादी के बाद भी इनकी डिमांड नहीं रुकती है। शादी के बाद बोलते हैं कि तुमने दहेज में कम दिया, फ्रिज वॉशिंग मशीन नहीं दिए, ये सब मेरी बहन को उत्पीड़न करने लगते हैं। तो मेरी बहन हम लोग को बोलती है तो मैं अपने खुद लोन से मैं क्रोमा, महावीर नगर क्रोमा से लेकर उनके घर पे डिलीवर करवाता हूँ। उस डिलीवर करवाने के बाद भी वो लोग इतना खुश नहीं होते हैं। कभी घर की मांग करते हैं, जैसे हमारा पोईसर में गाला है उसकी भी उन्होंने मांग की। तो ये सब उनका टॉर्चर हमेशा चलते रहता था। मेरी बहन को काफ़ी उत्पीड़न करते थे। जो 11 मई 2024 को ये घटना हुई है, उस घटना से 15 दिन पहले इस उत्पीड़न से तंग आकर मेरी बहन मेरी बड़ी सिस्टर के यहाँ पर गई थी रहने के लिए, और वो आना नहीं चाहती थी। लेकिन कमलेश जो थे, उनके हस्बैंड जो थे, वो उसको बहला फुसला करके चलो अभी ये घटना नहीं होगी तुम्हारे साथ, अब नहीं बोलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और वो लेकर गए। ले जाने के बाद सर उन्होंने हमारी बहन की हत्या कर दिया। सारे परिवार ने मिलकर ये हत्या किया, क्योंकि पूरी प्लानिंग के साथ ये दहेज मांगा जाता था, पूरी प्लानिंग के साथ सब काम किए जाते थे। गाले का हुआ, हर चीज़ें पूरे प्लानिंग के साथ किया जाता है। तो मेरा जो है हत्या के बाद भी मैं अचोले पुलिस थाने यहाँ पर गया अपनी कंप्लेन लिखाने के लिए, लेकिन मेरी पुलिस चौकी में कोई भी कंप्लेन नहीं ली जा रही थी। लगभग 17 दिन परेशान होने के बाद मैं भावना फाउंडेशन ट्रस्ट में गया, भावना मैडम से मिला। भावना मैडम के सहयोग से और अनीता मैडम जी के सहयोग से मैं सीपी ऑफिस आया, और कमिश्नर साहब के सहयोग से उन्होंने एक कॉल पे FIR दर्ज हुई। लेकिन मुझे अभी भी इसमें उनका मैं बहुत आभार हूँ। लेकिन मुझे अभी भी इसमें जो जैसे मेरी बहन की हत्या हुई है, मेरी बहन का ऑपरेशन किया गया, जो पोस्टमार्टम में सीनियर लेडी डॉक्टर ने बताया, वो सब चीज़ें अभी FIR में दर्ज नहीं हुए। मैं आप लोग से यही मांग करूंगा कि वो सब भी चीज़ें उसमें दर्ज की जाए, उनको सजा दिलाई जाए। काफ़ी गंभीर आरोप है और हम भी चाहते हैं कि इस पूरी घटना की निष्पक्षता से जाँच हो, ताकि जो है दोषी आरोपी जो है, जिसने अगर इस लड़की को वाकई आत्महत्या के लिए उकसाया हो या तो उसकी हत्या की हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। आइए हम उनसे भी आपको रूबरू करवाते हैं, भावना फाउंडेशन के मेंबर से भावना तिवारी जी और अनीता हांडे जी से, जिन्होंने इस पूरे घटना में इस लड़के की मदद की और मधुर पांडे से मुलाकात करवाई। मैडम जी, पहले तो बताइए कि आज भी पढ़े लिखे युग में दहेज जैसी प्रथा चल रही है और जिसके कारण डिप्रेशन में जो जाकर लड़कियां जो आत्महत्या करती है, किस तरीके से देखते हैं इस घटना को? ये आज की तारीख में तो ये घटना सोचने जैसी भी नहीं, क्योंकि हम जिस युग में जी रहे हैं वो युग बहुत आगे बढ़ चुका है।
हम डिजिटल जिंदगी जी रहे हैं। आज शिक्षा को लेकर जो स्तर बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन, आज हमारे युवा जो आगे बढ़ रहे हैं, वहां पर जाकर ये पता चलता है एक सीए पढ़ी हुई लड़की, आपको पता है एक सीए पढ़ के पास होने में और उस पोजीशन पे जाने में कितनी मेहनत लगती है। और उस लड़की का जब ये सुनाई जाता है कि दहेज उत्पीड़न से होकर उसकी हत्या कर दी जाती है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही स्तंभ करने लायक घटना है हमारे लिए। ये हमारे पास आए करीबन 4 या 5 दिन पहले, मेरे भावना फाउंडेशन के कार्यकर्ता हम साथ में, तो इन्होंने हमें बताया, हमने कुछ पेपर वर्क किया इस विषय पे। फिर जहाँ पर इन्होंने मुझे बताया कि आचोले पुलिस स्टेशन में इन्होंने कई बार जाकर कहा कि हमारी बहन के लिए जो भी हुआ है उसके ऊपर एफआईआर करिए। ये एक तरह से जब आप ये तस्वीर देखेंगे, ये तस्वीर इतनी दिल को दहलाने वाली है कि जहां मैंने खुद देखा तो मुझे बहुत ही शॉक्ड हुई मैं, कितनी एजुकेटेड लड़की की ये दशा, और परिवार से बार बार दहेज मांगना, फिर उसकी हत्या कर देना। मतलब ये तो जिंदा शैतान है जो आज धरती पर घूम रहे हैं। मैं इनको लेकर सीपी ऑफिस में आई, मधुकर पांडे जी से हम मिले, तब उन्होंने वो सब देखा पेपर वर्क और उनकी तस्वीर देखी। एक महिला होने के नाते मुझे ये चीजें वहां पर इसलिए रखनी थी क्योंकि हम इतना पढ़ लिखे आज जिस दौर में जी रहे हैं, वहां पर जाकर अगर प्रशासन में आज हमारे आयुक्तालय इतना बड़ा हमारे मीरा भाईंदर में बना, हमारा प्रशासन आज इतने आगे बढ़ चुका है और महिलाओं के साथ इस तरह की घटना घट रही है, तो मैंने उनको यही कहा कि कहीं ना कहीं सर इसको सीरियसली लेने की बहुत जरूरत है। क्या महिलाएं आज के दौर में भी जाकर सिर्फ धरना मोर्चा करके अपना न्याय पाए, या हत्या या आत्महत्या करके उनको न्याय न मिलके ऐसे परिवार वाले भटकते रहें? इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, इस घटना को जहां तक हो सके आगे बढ़ाइए, क्योंकि कई ऐसी बच्चियां हैं जो आज भी कहीं इस तरह की घटनाओं का शिकार हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं रुकना बहुत जरूरी है। मधुकर पांडे जी हमारे आयुक्तालय के सीपी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, उन्होंने तुरंत रिजल्ट दिया। आज वो लोग कारावास में हैं, अब उनके ऊपर जो भी चार्जशीट फाइल होगी वो अब आकर देखा जाएगा और हमारा सहयोग इनके साथ है। धन्यवाद। तो आपने देखा कि भावना फाउंडेशन ने किस तरह इस लड़के का सहयोग कर उसे सही दरवाजे तक पहुंचाया, जहां पर लोगों की वाकई गुहार सुनी जाती है, और तो सिर्फ सुनी नहीं जाती तो और उस पर अमल भी होता है और कार्रवाई भी होती है। ऐसे मधुकर पांडे हमारे मीरा भाईंदर शहर के पुलिस आयुक्त है। हम भावना फाउंडेशन के मेंबर अनीता हांडे से भी जानेंगे कि आखिरकार कब तक ये समाज इसी तरह जो है दहेज की प्रथा को चलाता रहेगा, और किस तरह देखते हैं दहेज की प्रथा जो आज भी लेन देन में चलती है और जिसके चलते लड़कियां, पढ़ी लिखी लड़कियां जो है आत्महत्या कर लेती है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद है, आप लोगों ने हमको मौका दिया है। एक्चुअली घटना घटी, बहुत ही दयनीय स्थिति थी वो लड़की की जिस वक्त उसकी डेथ हुई है, लेकिन उसके बाद जो आफ्टर इफेक्ट था, जो लोकल प्रशासन का जो उदासीन रवैया रहा है इस मैटर को लेके, वो बहुत ही शर्मनाक रहा है। एक पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रहा है, एक भाई काम धंधा छोड़ के इस पुलिस वाले के पास जा, उस पुलिस वाले के पास जा, कितना भटक रहा है। ये एक फेस है, एक चेहरा है, जो हम सोचते हैं ना कि राम राज्य आ गया है। आई डोंट थिंक सो, कि इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, बहुत टाइम लगेगा भैया राम राज्य आने के लिए, क्योंकि आज भी 21वीं सदी में हमको न्याय के लिए लड़ना पड़ रहा है, भागना पड़ रहा है। और हम जैसे एनजीओस, जब ये इन जैसे लोग हमारे पास आते हैं मदद के लिए, भाई साहब आए, उन्होंने अपनी कथा सुनाई है और हमसे जितना हुआ है हमने कोशिश करी है। देखिए, कोशिश करना ही हमारा काम था, बाकी अभी तो बहुत आगे की लड़ाई लड़नी है हमको। अभी जैसे सर ने पूछा कि दहेज प्रथा को लेके क्या है, देखिए दहेज प्रथा एक मानसिक बीमारी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हम लोग आज सोचते हैं ना कि हम अगर बेटियों को पढ़ाते हैं लिखाते हैं तो हमको दहेज नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो जिंदगी भर कमा के अपने ससुराल वालों को देने वाली है। एक सीए लड़की जो काम कर रही थी, हर महीने तनख्वाह ला रही थी, उसका हाल आप देखिए क्या हो गया है। जो बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा लगाया जा रहा है, क्या रियलिटी में ऐसा हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है। बच्चियों को पढ़ाने के बाद एजुकेशन दो, पैसा खर्चा करो, उनकी शादी करो, ससुराल भेजो, दहेज दो, क्या खत्म होता है? नहीं। जब तक वो मर नहीं जाती या उसे मार नहीं दिया जाता, तब तक इस प्रथा का देखिए अंत करना है हमको। तो हम सबको मिलके लड़ाई लड़नी होगी। नॉट ओनली वी ऑल हैव टू कम टुगेदर। आज सोशल मीडिया है, हर जगह है, हम लोगों को मीडिया का सपोर्ट है, हमने मीडिया से अप्रोच किया है और इसी के थ्रू हम लोग चाहते हैं कि घर घर तक ये बात पहुंचाई जाए कि अगर बेटी को किसी भी तरह की तकलीफ हो रही है ससुराल में, प्लीज 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 आप उसको निग्लेक्ट ना करें, इमीडिएटली एक्शन किए, घर ले आइए,
छोड़िए मत वहां पर मरने के लिए। अगर वो कमा रही है तो अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है, अपना जीवन वो आराम से व्यतीत कर सकती है। हमारा समाज जो है वो बेटियों को एक बोझ समझता है, इसीलिए कितनी भी पड़ जाए तो उनका एक ही लक्ष्य होता है कि आखिर में इसकी शादी करनी है और बाद में जो होता है वो देखा जाएगा। हमारे पास एक लिविंग एग्जाम्पल है, जो एक पढ़ी लिखी लड़की जो सीए थी, कमा रही थी, इतना सब कुछ होने के बावजूद में अंत में उनकी डिमांड बढ़ती गई, ये फुलफिल करते गए और आखिर में क्या हुआ, वो लड़की आज हमारे बीच नहीं है। व्हाट वी कैन से, आंसू आ जाते हैं जब उस लड़की के बारे में सोचती हूँ, उसको देखती हूँ, प्यारी बच्ची जिसका भविष्य बहुत ही सुनहरा हो सकता था, वो आज हमारे बीच नहीं है। थैंक यू आप सबका। और मैं थैंक यू बोलूँगी सीपी सर से, जिन्होंने इनिशिएट फटाफट किया सारा कुछ। जैसे मैंने अभी रेयरली बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि जो लोकल जो भी वहाँ की अथॉरिटी थी, उनका जो रवैया था, देखिए हमको प्रेशर बनाना पड़ रहा है। कितनी शर्मनाक बात है कि हमको ऊपर से प्रेशर बनाना पड़ रहा है न्याय के लिए। बस इतना ही बोलूंगी। थैंक यू केतन जी, आपने हमको मौका दिया, थैंक यू सो मच। तो ये है समाज का डरावना आईना, और वाकई आईना वाकई बहुत ज़्यादा डरावना है, क्योंकि आज भी हम उस दहेज प्रथा, हम सती प्रथा से तो बाहर निकल चुके हैं, लेकिन दहेज प्रथा से आज तक बाहर नहीं निकल सके। जबकि हमारा कायदा कहता है कि दहेज लेना भी पाप है और दहेज देना भी पाप है। जो दहेज लेते हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि मुड़ के जरा देख लो कि तुम्हारे घर में भी बेटी बच्ची रहेगी, तो आप भी जब आप ना करें ऊपर वाला कि आपकी बेटी पे अगर ऐसा कोई कदम उठाएगी तब आपकी हालत क्या होगी। कैमरामैन अभिराज नायर के साथ केतन बारिया, मीरा रोड।